गुड इवनिंग सर। So, good evening to all of you. ठीक है, तो आज हम लोग ये क्या हो गया इसको आई थिंक हमने यहाँ पे क्लास लास्ट की थी, राइट? हेलो, यस सर। तो हमने यहाँ पे जाके क्लास लास्ट की थी। अब हम लोगों ने एक चीज देखा था कि सर आपने बोला था कि सोर्स चार्जेस में हमने पॉइंट चार्जेस को रीड किया था। पॉइंट चार्जेस में मैंने देखा था सर कि पॉइंट चार्जेस के रेफरेंस में अगर मैं लेता हूँ तो मैं अगर इनफिनाइट जहां पे फील्ड जीरो है तो क्योंकि वहां फील्ड जीरो है तो यानी उसको क्या कहूंगा, फील्ड को हमने ऐसे डिफाइन किया था सर कि स्पेस का वो सबसेट, वो पोर्शन जहां पे कोई ना कोई एक वेक्टर वैल्यू असाइंड है उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे सर वैल्यू कोई असाइन नहीं है तो इसको फील्ड का पार्ट नहीं कहेंगे इनफिनाइट को। और यहाँ पे जो चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो क्या कहेंगे, वो फील्ड में यानी इस सोर्स चार्ज के फील्ड में नहीं है। तो हम वहां से चार्ज उठा के एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कहीं पॉइंट ए पे लाते हैं और उस में हमें क्या करना पड़ता है कि क्योंकि अगर अभी हम अज्यूम करते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में हमें वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को। और वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम इनफिनाइट टू ए डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, जो वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन दिस टेस्ट चार्ज, सो क्यू नॉट। और ये हमने डिफाइन किया था वी एट ए माइनस वी एट इंफिनिटी, और ये क्योंकि जीरो होता है तो वो वी एट ए ही बन जाता है। ये हमने देखा था, ये डेफिनेशन हमने बनाई थी। और ये देखा था कि ये जो वर्क डन करना पड़ता है एक्चुअली में एजेंट को, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास टेस्ट चार्ज तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा। तो उसको अगर मैं इस पॉइंट पे लाता हूं तो ऑफकोर्स मुझे इस फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो हमने एक ऐसे भी चीजें देखी थी कि अगर ये आपके पास पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो इसका जो फील्ड होता है कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वो होता है रेडियली आउटवर्ड। ये उसकी क्या फील्ड लाइंस है कि नहीं, है कि नहीं, ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो एक प्रकार से यस मैंने सर। बोला था कि एक और डेफिनेशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हमने बोला था कि डेल वी जो होता है इज इक्वल टू माइनस टाइम ई डॉट टी आर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनफिनाइट से पॉइंट जहां तक टी तक ला रहे हैं यानी उसका डिस्टेंस आर हो। और इस चीजों को कैसे कंक्लूड किया था कि हमने इस बात पे कंक्लूड किया कि यही बात सर, यही बात है, दोनों यही बात है। इसमें क्या होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हम हमेशा कैसे मानते हैं कि वो होल्ड करके लेके आता है, एकदम स्लोली लेके आता है। और एक्सटर्नल एजेंट किससे कैसा होता है, माइनस टाइम, यानी जो फील्ड हमारे वहां पे जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ता है। तो अगर मान लो कि इसमें ये सोचने की बात नहीं है, आप इसमें दिक्कत मत समझना कि ये निगेटिव चार्ज अगर हुआ तो निगेटिव चार्ज में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या करेंगे, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा क्यू नॉट तो फोर्स हमेशा इधर लगेगा। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स कैसा काम करने लगेगा, आपको अपोजिट करके लाना है। यही तो हमने बोला था कि फोर्स यहाँ पे एफ नेट एक्चुअली यहाँ पे हमें जीरो करके रखना है, लगभग लगभग बिल्कुल हल्का सा एफ नेट देना है ताकि एसिलेट बहुत कम हो और धीरे 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 उस पॉइंट पी तक पहुंचे। तो ये हमेशा मैं जानता हूं कि जो एफ एक्सटर्नल होगा ऑलवेज ऑलवेज जो होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये चीजें हमने क्या किया था, इसके द्वारा जो वर्क डन करते हैं और यहाँ पे रखा था। और एफ एक्सटर इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इंटू ई। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने इसको भी डिराइव किया था, इस चीजों को भी देखा था कि ये ऐसे भी होती है। तो अब ये क्या हेल्प करेगा सर कि देखो सर, हम ई के बारे में बहुतों के बारे में जानते हैं। अगर हम ये काम करने लगे, ये इंटीग्रेट करके डी आर के टर्म्स में, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो ये अगर हम ये करके ले आएंगे सर तो हमारे लिए बहुत जगह हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये एक जेनरिक फॉर्मूला बन गया सर हमारे लिए।
और क्योंकि फील्ड हमेशा एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी होता है सर, तो हमेशा एफ एक्सटर्नल भी कैसा, उसी का अपोजिट, बस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो ये भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होगा। तो सर आप कोई भी रास्ते से उस पॉइंट तक लाते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं अपने हिसाब से अपना इस्तेमाल करूंगा, मैं रेडियली आउटवर्ड वाइड वाली लाइन पे ही लाऊंगा चीजों को। ठीक है, यानी यहाँ पॉइंट पी से ले आऊंगा, कहाँ से, अगर मुझे ये, अगर मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, अगर मुझे यहाँ लाना है पॉइंट तक, तो मैं कैसा एक लाइन यूज करूंगा, मैं हमेशा ऐसा एक लाइन यूज करूंगा, मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे हर पॉइंट पे क्या है, मुझे मालूम है फील्ड इंटेंसिटी, और वो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो उसका डायरेक्शन कांस्टेंट बना रहेगा, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट लेने में आसान पड़ेगा। और डी आर भी क्या होगा, या तो इसी के अलोंग लाइन होगा या तो अपोजिट होगा, तो मुझे हर इस रास्ते पे हर एक पॉइंट पे ई का एक डायरेक्शन कांस्टेंट बना रहेगा और डी आर का भी डायरेक्शन कांस्टेंट बना रहेगा। तो हर पॉइंट पे मैं डीवी निकालते जाऊंगा, उसको स्मॉल वैल्यूज को सारे को जोड़ता जाऊंगा, जिसको हम मैथमेटिकली कहते हैं इंटीग्रेट करेंगे हम सारे वैल्यूज को। ठीक है, यस सर। तो अब इसके लिए अब निकालते हैं सॉलिड वाले के लिए। अब सॉलिड में मैंने आपको पहले बोला था कि आपके पास तीन केसेस हो, आपके पास, अगर आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग, अगर आपके पास स्फीयर दे रखा है, चार्ज स्फीयर दे रखा है, तो भी क्या होगा, सरफेस पे ही जाके चार्ज जमा हो, डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो ये आपको मालूम है ना, किसी भी कंडक्टिंग पॉइंट पे, किसी भी कंडक्टिंग वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में चार्जेस कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होंगे, वो हमेशा सरफेस पे भाग जाएंगे। तो ये बात मालूम है। तो ये बात हम समझते हैं कि सर, कि अगर आपके पास जो सॉलिड स्फीयर दे रखा है, जो चार्ज है, तो इसका अर्थ वो कैसा है, एक्चुअली ये इक्विवेलेंट टू द सेम सिस्टम, इसको भी एक सेम सिस्टम की तरह। सर कैसा, एक अगर आप नॉन कंडक्टिंग शेल लेते हैं सर, और वो वेरी थिन होता है, यानी वेरी थिन नॉन कंडक्टिंग शेल लिया, और इस छोटे से, जो छोटा सा वॉल्यूम है, जो कि अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सरफेस की तरह दिख रहा है, एरिया, और छोटा सा इसका थिकनेस है dx के बराबर, ऐसा है। तो ये भी एक लगेगा कि सर टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस छोटे से वॉल्यूम में क्या कर दिया मैंने, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये सिस्टम और ये सिस्टम इक्विवेलेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, बोलो। Yes, sir. और या इसके अलावा आपके पास ये वाला, आपको मैंने क्या बोला, नॉन कंडक्टिंग आपके पास शेल है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या आपके ऊपर एक शेल है लेकिन इस पर कंडक्टिंग है, तब भी वही केस होगा, कंडक्टिंग शेल है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू दे रखा है, टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है इस पूरे एरिया पे, तो इसका सिग्मा डिफाइन होगा या क्यू दिया हुआ रहेगा, और इसका आर दिया हुआ रहेगा, जो दोनों फॉर्मेट में, या तो ये पेयर वाइज दे देगा या तो ये दे देगा। तो ये तीनों सिस्टम कैसे हैं, इक्विवेलेंट सिस्टम है। क्यों इक्विवेलेंट सिस्टम है? क्योंकि भाई जो चार्ज, जो फील्ड क्रिएट हो रहा है या पोटेंशियल हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। चार्ज ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ चार्ज ही नहीं बोल रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, यानी चार्ज कैसे रखा हुआ है, उस कारण से। हमने गॉस लॉ में पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे कि हर पॉइंट पे उस डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर रहे हैं कि वो जो लॉन्ग वायर है वो कैसा दिख रहा है, तो इसको भी वैसा दिखता था, इसको भी वैसा दिखता था। तो आखिर हो क्या रहा है, इस फील्ड या पोटेंशियल जो बन रही है, वो क्या हो रही है, जो सोर्स चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो सेम चार्ज क्यू इस बार सरफेस पे फैला हुआ इसी स्फीयर के ऊपर। अब इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण पोटेंशियल कैसे आता है, तो मैं अब इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, चलिए। अगर मान लेते हैं कि दूसरा केस हमने और भी देखा था कि एक होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ सर, अगर कंडक्टिंग स्फीयर होगा सॉलिड, तो चार्ज तो ऑटोमेटिकली इस वॉल्यूम में रहेगा नहीं और वो सरफेस पे जाके फ्लोट हो जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग अगर आपके पास स्फीयर होगा, तो उसमें हर वॉल्यूम में चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, तो इसके अंदर हम dq बाई dv हम डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये भी सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग ये है, तो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो देखो यहाँ पे जो प्लस 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 है सिर्फ सरफेस पे, और यहाँ पे कुछ बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे देखो पूरे वॉल्यूम में प्लस 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 है, तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब चलो हम आगे बात करते हैं यहां से। अब देखते हैं थिन हॉलो कंडक्टिंग और थिन नॉन कंडक्टिंग शेल, दोनों बात बराबर होगा, ये भी मैं जानता हूं, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीनों चीजें इक्विवेलेंट है, हम ये जानते हैं। कौन कौन से? थिन हॉलो कंडक्टिंग शेल, दूसरा थिन नॉन कंडक्टिंग शेल, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सारे तीनों केसेस में क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पे ही रहेंगे। तो all three sphere have the same potential variation formula, क्योंकि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली कैसा है? सेम है। हाँ, डिफरेंस क्या है भैया? मास बीच में आया हुआ, सॉलिड है तो अंदर में मास भी होगा, खोखला नहीं होगा अंदर, तो हम बोलेंगे कि अंदर में कुछ हो या ना हो, मास हो उससे क्या मतलब, मेरे को चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखना, क्योंकि मैं फील्ड जो पढ़ रहा हूँ वो उसके कारण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं, पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो आपके पास जो थिन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग वाली जो स्फीयर है, इसके केसेस में जब भी देखेंगे आपके पास, तो यहाँ पे देखो थिन हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास है। ठीक है, तो इस पहले इसको पार्ट बाई पार्ट कैसे बांटेंगे? यहाँ पे पहले किसी भी, अभी इसके लिए समझ लो कि किसी भी स्फीयर को रखेंगे, ठीक है ना, किसी भी स्फीयर को रखेंगे तो पहले पॉइंट पी पे मानेंगे, जो कि क्योंकि इसके फॉर्मूलाज कैसे होते थे याद करो, जो यहाँ पे हम अगर सॉलिड, आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज दे रखा है तो वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा सर, तो इस कारण से सर आपने जो फॉर्मूलाज निकाला था फील्ड का, तो सर ये एक अलग वैल्यू आई थी, यहाँ पे आपने सर ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, याद करो सर, तो आपने ग्राफ बताया था, तो इसका अर्थ ये था सर कि ये और ऐसे, राइट सर, ऐसे था, यानी यहां से कहां से, ये क्या है? ई है, सॉरी आर है, और ये ई है, तो ई कैसे वेरी कर रहा है? एज आर चेंज हो रहा है, तो आर में आगे धीरे धीरे जा रहा हूं, तो यहां तक जीरो है, कहां तक? कैपिटल आर तक। ओके, जैसे ही मैं इसके पास से सरफेस से गुजरा हूं, इसके सरफेस से गुजरा हूं, उसके बाद क्या हो गया? मेरे पास फील्ड ऐसे आ गया, पॉइंट चार्ज की तरह हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे बाहर में पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो क्या होगा? इसको आपको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर देखो दो फील्ड वैल्यू आ रही है, मतलब इस रीजन में अलग है फील्ड का वैल्यू और इस रीजन में जीरो है, तो सर पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवाऊंगा सेम चीज कि आप कर क्या रहे हो, इसके पॉइंट जो बोल रहे हो, इन्फिनाइट के पॉइंट जो है वो फील्ड के बाहर है, तो आप फील्ड के बाहर से एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो और कहां तक लेके जा रहे हो? किसी पॉइंट पी तक। अब मान लो पी जो पॉइंट होगा वो होगा एक्सटर्नल, यानी सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, सर्फ ये सॉलिड स्फीयर के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो सर जो पी पे पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो तो पॉइंट चार्ज की तरह अगर इसको बिहेव करवाए तो हो जाएगा के क्यू बाई आर। लेकिन सर यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे अगर रहता है, यहाँ पे अब अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे तो ई का वैल्यू अलग हो गया है, तो ये पॉइंट चार्ज की वाला फॉर्मूला तो रहा नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो मैं क्या कहूंगा कि बेटा फिर से याद करना कि हम जब वीपी निकालते थे तो निकालते क्या थे? वीपी माइनस वी इंफिनिटी निकालते थे ना, निकालते थे कि नहीं? Yes. तो निकालते Yes, थे, sir. तो निकालते थे, तो अब मान लेते हैं पी जो है इस बार पॉइंट अंदर चला गया, इस बार पी पॉइंट अंदर चला गया, तो अब मैं बोलूंगा वीपी पे मेरे को निकालना है ना, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? वीपी माइनस वी इंफिनिटी, मैं इसको लिख दूं क्या? वी आर प्लस माइनस, लिख सकता हूं कि नहीं? एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस लिखा, इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या वीपी के? हो रहा है चेंज? No, अरे मैं sir. नहीं हो रहा है ना यार, ये देखो कैंसिल आउट हो No, जाएगा, sir. तो वीपी वही वाली बात है जो है,
अब मैं इसको क्या करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, वीपी माइनस वी आर और प्लस वी आर माइनस वी इंफिनिटी, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, इसी को Yes, sir. रीअरेंज करके। अब ये क्या, वीपी माइनस वी आर मतलब आर से पी तक, ये देखना मैंने क्या बोला था, डेल्टा वी होता है वी एफ माइनस वी आई, याद करो। तो आई कौन सा है, आर, एफ कौन सा है, पी। तो आर से पी तक, और ये क्या बोल रहा है, इनफिनाइट से लेके आर तक। अब ये क्या बात बन सकती है क्या, ये फील्ड के इक्वेशन के हिसाब से, अरे हाँ, ये फील्ड के इक्वेशन के हिसाब से मैं यहां तक लाता हूं, तो ये फील्ड का इक्वेशन, अरे यार, ये फील्ड के इक्वेशन के हिसाब से मैं यहां तक लाता हूं, तो ये क्या होगा आपका, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा। अब मैं अंदर जब जाता हूं तो क्या करना पड़ रहा है मुझे, वीपी माइनस वी आर, यानी आर तक मैं गया। देखो अभी तक ये क्या कह रहा हूं, ये अगर मान लो कि पी जो पॉइंट है बाहर, अगर मान लो कि ये इक्वेशन को मैंने इसी सेम चीज को वीपी को लिखा है इसी ढंग से। अब यहां से क्या कह रहा है कि देखो यहां से दो टाइप से आपको वर्क करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास फील्ड का दो वैल्यू हो गया। अगर आप ई डॉट डी आर लिखोगे सर, तो यहाँ पे तो ई का दो फंक्शन है, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल, मतलब ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर है, ये इसमें इसमें लगा दो। तो यहां तो ई दो अलग अलग वैल्यूज है, तो ऐसे वाले डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए कैसे करेंगे, इसके लिए ऐसे करेंगे कि हम इसको तोड़ देंगे, जहां पे ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है उस पॉइंट पे तोड़ देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफिनाइट से लेके, पहले बात आप इनफिनाइट से लेके आर तक लाओ, इनफिनाइट से लेके आर तक लेके आए, ठीक है, फिर यहां आर से लेके पी तक ले जाओ, आर से लेके पी तक ले गए, तो आपने जो वर्क डन किया होगा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वो इसी ढंग से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो करना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि फंक्शन देखो ई का जो फंक्शन डिस्क ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि यहां से यहां तक के लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो पॉइंट चार्ज की तरह वाला वैल्यू पे लगेगा, ई डॉट डी आर। और यहां पे जो लगेगा, क्योंकि यहां पे लगेगा तो ई यहां पे हर पॉइंट पे जीरो है, तो डी आर अगर ई यहां पे जीरो है, सॉरी माइनस होता है ना यहाँ पे, माइनस डीवी जो होता है, हाँ, जो ई यहां पे है जो आपके पास अंदर में जीरो है, तो मैंने आपको एक और बात बताया था, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसको कैसे देखोगे, इसको देखोगे ऐसे यार, ऐसे देखोगे कि यार देखो फील्ड है माइनस ई, यानी फील्ड के अगेंस्ट हम डी आर बनाते जा रहे हैं, डी आर बनाते जा रहे हैं, और ये क्या करेगा, तब डीवी वैल्यू जनरेट हो रही है, बढ़ रही है। तो अंदर में अगर कोई फील्ड ही नहीं है, तो क्या अगर आप डी आर बनाते जाओगे तो क्या वो आपको पोटेंशियल देते जाएगा क्या, ऐड करवाएगा क्या? नहीं समझ में आया? No, sir. देखो अब मैं नो बता, सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला चीज तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया ना, कि यहां से हमें क्या करना है, इंफिनिटी से पहले आर तक लाना है, आर से फिर पी तक जाना है। ऐसा क्यों हमने बीच में ब्रेक किया, क्योंकि आर पे एक डिसकंटिन्यू, ये जो ई का जो फंक्शन है, ई एज अ फंक्शन ऑफ आर जो आ रहा है, तो आर पे, कैपिटल आर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये तो मान रहे हो। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर दिए थे, हमने इसको ऐसे ब्रेक किया था कि इन्फिनाइट से यहां तक आर तक लाएंगे और आर से फिर पी तक जाएंगे। और ये सेम, ये यही बात बोल रहा है, वी एट पी ही तो हो रहा है वो। बाय डेफिनेशन वी एट पी हम कैसे दिखाते हैं, वीपी माइनस वी इंफिनिटी, और इसमें हमने क्या कर दिया था, प्लस माइनस ये कर दिया है, वी आर प्लस प्लस वी आर और प्लस माइनस वी आर। वी आर मतलब क्या है, पोटेंशियल एट आर। जब आर आपके पास आर इज इक्वल टू कैपिटल आ जाए, तो वहां पे पॉइंट पे पोटेंशियल जो आएगा वही तो वी आर होगा। तो यानी आपके जो ये सॉलिड स्फीयर उसके रेडियस तक, मतलब उसके सरफेस पे आके रुक जाते हो, और फिर अंदर से फिर मूव करना स्टार्ट करते हो। अब देखो मैं दूसरी बात जो आपको बोल रहा था कि उसके अंदर वाली चीजें, तो ये देखो इसका एक क्वेश्चन ऐसे मैं बताता हूँ। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, एक क्वेश्चन ऐसे देखा होगा कि मान लीजिए एक यूनिफॉर्म फील्ड है, मान लीजिए आपके पास एक्स वाई प्लेन में एक यूनिफॉर्म ऐसे फील्ड, एक्स वाई प्लेन में
एक यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है ऐसा। और यूनिफॉर्म फील्ड के फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? ऐसे पैरेलल होते हैं कि नहीं? तो आप मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, तो आप वर्क करोगे कि ये पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं? यहाँ पे अगर मैं बोलूं वी ए सॉरी, यहाँ पे क्या बोलूंगा, वी बी माइनस वी ए, क्यों लिख रहा हूं? कहां से स्टार्ट किया हूं? ए से स्टार्ट किया हूं ना। तो वी बी माइनस वी ए, फर्स्ट फाइनल, फिर दूसरा इनिशियल। ये आपने क्या बोला था, इसको ऐसे लिखा था डेल वी, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ये डीवी जो आपने लिखा था, ये लिखा था ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे के लिए लिखोगे डीवी, इस पॉइंट पे चले जाते हैं, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। देखो आप कहां से चल रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तभी तो लिखा वी बी माइनस वी है। आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर आप इंटीग्रेशन डालते हो दोनों साइड में, तो यहाँ कहां से जा रहे हो? आप जा रहे हो सर ए टू बी, हाँ ए टू बी जा रहा हूं सर, ए टू बी जा रहा हूं सर। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको क्या लिखाएगा, वी बी माइनस पी ए लिखाएगा कि नहीं? ये वाला चीज, ये वाला तो समझ में आ रहा नहीं, ये ऐसे लिखाएगा। अरे बताओ, ये डीवी क्या, देखो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, और लिमिट डाला हुआ है ए टू बी। तो यही तो होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब वी बी, मतलब वी यहां ऐसे भी है, ऐसा है, मतलब समझ लो ना यार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी के अंदर रखा है हमने। ये कैसे आया, डीवी से इंटीग्रेट किए थे तो समझ में ये आया ना ये वाला पोर्शन? यस सर। यस अब सर। इधर मैंने क्या बोला कि ई क्या है, कैसा है, कांस्टेंट फील्ड है। तो कांस्टेंट फील्ड है, ठीक है सर, ई आ गया कांस्टेंट फील्ड। ये बात सॉरी, अच्छा ई कांस्टेंट है, अभी हम नहीं निकाल सकते, डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट खत्म करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो ई इस तरफ आपको दे रखा है आई डायरेक्शन, कोई एक वैल्यू है ई नॉट आई कैप, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस पूरे पॉइंट, सारे इस प्लेन में, इस सारे प्लेन में हर पॉइंट पे क्या है, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है सब पॉइंट पे। तो उस टाइप के, जब से इस यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसके डायरेक्शन क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, फील्ड आई कैप के पैरेलल सारे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, ए से बी तक जा रहा हूं, क्यों ए से बी जा रहा हूं, मैं बस एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूं, फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं, ये फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। तो ई डॉट डी आर बताओ, ई इधर मतलब बता रहा है इस पॉइंट पे ई नॉट आई कैप होगा, इस पॉइंट पे, यहां से आपने डी आर एक छोटा सा डिफरेंशियल मूव बनाया है यहाँ पे, तो डी आर आपके पास इस डायरेक्शन में है, ई इस डायरेक्शन में, तो क्या डॉट प्रोडक्ट माइनस ये कॉस 180 होगा कि नहीं? ई डॉट डी आर जो आपके पास है वो ये होगा कि नहीं, ई डी आर कॉस 180 होगा कि यस नहीं? सर। होगा ना, तो यानी हो जाएगा माइनस ई डी आर, और माइनस ई डी आर जब यहां पे रखेंगे, ये किसका हमने निकाला है, ई डॉट डी आर का, ई डॉट डी आर का माइनस पहले ही से एक और है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, यानी ई डॉट डी आर, यानी आपने पोटेंशियल क्या किया, इंक्रीज किया है अपना बी की ओर जब गए हो तो, कैसे कितना से इंक्रीज किया, ई इंटू डी, अच्छा डी आर का इंटीग्रेशन, अब देखो ई कांस्टेंट आ गया बाहर, और डी आर का इंटीग्रेशन, और डी आर का इंटीग्रेशन क्या है, ये छोटे छोटे पाथ लेंथ है, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन पे गए हैं तो टोटल लेंथ आर है, आर आ गया ई आर। ये वाला क्वेश्चन आपने किया भी होगा, तो इसका अर्थ यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो फील्ड है, फील्ड है तो मुझे उसके अगेंस्ट मूव कर रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तभी तो ये देखो वी बी माइनस वी ए पे एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, ई इंटू आर एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं?
ई नॉट यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है। कैसे सर? देखो आई कैप है, आई कैप के डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो सर ये माइनस आई आ जाता, तब ऐसा फील्ड होता है, ये तब कांस्टेंट फील्ड ऐसा होता है, ऐसा इस डायरेक्शन में। मैंने वो वाला नहीं लिया, यहाँ पे ई नॉट एक पॉजिटिव वैल्यू है सर, ई नॉट एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो ये ई नॉट ही तो है, ई नॉट और इंटू आर, आर एक पॉजिटिव नंबर है सर। हमारा लेंथ है कितना, लेंथ कितना है, वो पाथ का लेंथ कितना था, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी वीबी माइनस वी ए क्या है, वीबी माइनस वी ए ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू ई इंटू आर, और ई इंटू आर इज ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, यानी वीबी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी वीबी इज ग्रेटर देन वी ए। ये बात मान रहे हो कि नहीं? यहां तक मान रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी देखो वीबी ज्यादा है किससे, वीए से, यानी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस से, यानी फील्ड के अगेंस्ट हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे और ज्यादा लेंथ का लेंगे, यानी हम और ज्यादा दूर जा रहे हैं, तो यहाँ ई आर के प्रोपोर्शनल आर बढ़ जाएगा और ये और ज्यादा पॉजिटिव होगा और वीबी और पॉजिटिव होगा कंपेयर टू वीए। यानी पोटेंशियल कैसे बढ़ती है किसी भी चीज की, पॉइंट की पोटेंशियल कैसे इंक्रीज हो रही है, अगर हम क्या करें, उस सोर्स चार्ज के जितने, जैसे जो सोर्स चार्ज से जो फील्ड निकल रहा है, जैसे सोर्स चार्ज से जो फील्ड निकल रहा है, हम जो उसके क्या करेंगे, फील्ड लाइंस का अपोजिट में अगर जा रहे हैं, जैसे अपोजिट में जाएंगे हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा, किससे, इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस से, उससे ज्यादा होते जाएगा। आप बोलोगे निगेटिव चार्ज के केस में सर, मैं बोलूंगा वही बात होगी, निगेटिव में क्या होता है, फील्ड लाइंस ऐसा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? यस सर। रेडियली इनवर्ड वाला आता है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोला आपको, फील्ड लाइंस के अपोजिट जाना है, यानी यहां से आप इधर की ओर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, यानी अगर मैं सर यहां से बहुत दूर जाऊं यानी इन्फिनिटी तक पहुंचता हूं, तो इन्फिनिटी पे, वी इन्फिनिटी पे तो सर पोटेंशियल जीरो है सर, तो यहाँ पे तो बिल्कुल खत्म है सर। आप बोल रहे हो कि जैसे बढ़ते जाऊंगा तो बढ़ते जाएगा, मतलब फील्ड लाइंस के अगेंस्ट में जा रहा हूँ सर, आपने वी इन्फिनिटी तो माना भी है जीरो है सर, तो ये कैसे हुआ सर? तो मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है, पॉइंट चार्ज के बारे में क्या बोला था, के क्यू बाई आर होता है कि नहीं, तो आर साइन के साथ रखते हो कि नहीं, तो अगर ये वैल्यू जो होगी वो समथिंग निगेटिव होगी यहाँ पे, क्या -2 और 0 में कौन बड़ा है, बताओ, अरे बोलो तो सही, अरे -2 और 0 में कौन बड़ा है? जीरो। जीरो। नहीं बेटा, नहीं, माइनस, सॉरी, शिट शिट शिट, क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चला, -2 और 0 में कौन बड़ा है, ऑफकोर्स जीरो बड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ और सुन लिया, सोच लिया था, तो जीरो बड़ा है, तो मैं तो वही तो बात बोल रहा हूँ कि देखो आपने फील्ड के अगेंस्ट गए हो ना, तो क्या हो गया, आपने इन्फिनिटी जितना दूर तक गए हो, यानी सबसे ज्यादा आपको पोटेंशियल बढ़ गया है, किसके रिस्पेक्ट में, जहां से आप चले थे इनिशियली, जहां से चले थे उससे ज्यादा पोटेंशियल हो गया। तो ये चीज आप, अब मैं बात बोलूं कि जब आपके पास फील्ड ही नहीं है तो आपने पोटेंशियल क्या बताओ क्या होगा, अगर यहाँ पे वी ए और वी बी तक जाते, ए से बी तक जाते हैं, ए से बी तक जाते हैं, फील्ड ही नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, ए से बी तक गए, तो बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा, अच्छा ए से बी तक गए ना, वी बी माइनस वी ए क्या होगा, बताओ लॉजिक लगाओ। अरे मैंने बोला फील्ड के अगेंस्ट में आप जैसे जैसे जाते जाओगे, जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा उस पॉइंट का, किसके रिस्पेक्ट में, जो इनिशियल पॉइंट जहां से चले थे, अगर फील्ड ही नहीं है तो आप इस पॉइंट से ए से बी तक जा रहे हो, तो क्या आपका पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा या नहीं, कुछ वैसे ही रहेगा, क्या होगा,
सो वही रहेगा। वही रहेगा, यानी VA माइनस VB, इनका दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब फील्ड ही नहीं है तो तो फील्ड 0। के, हाँ तो वही 0 हो गया, तो यानी फील्ड ही नहीं है तो फील्ड के अगेंस्ट जाऊं कहाँ? आप तो पोटेंशियल ऐसे ही डिफाइन ही ऐसे किए हो, dV इज इक्वल टू, यही तो डेफिनेशन है। ये लाए कहाँ से भैया? ये वहां से लाए हैं जो आपने डेफिनेशन जो पहला वाला दिया था, VA इज इक्वल टू ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल वाले, यहीं से तो उठा के लाए हैं। और ये दोनों क्या है? डेफिनेशन है। और दोनों डेफिनेशन, याद रखना, दुनिया में हर चीज खत्म हो सकती है, डेफिनेशन को कोई नहीं हिला सकता है। डेफिनेशन अपनी सच्चाई के बेसिस पे, बाय द वर्च्यू ऑफ इट एग्जिस्टेंस, वो हमेशा ट्रू होता है। फिजिक्स में याद रखना, ये वर्ड जो होता है डेफिनेशन इज बाय द वर्च्यू ऑफ इटसेल्फ, ये ट्रू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्यों हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F by Q नॉट, बिकॉज इट्स डेफिनेशन, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डेफिनेशन इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज Y इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यों? तो वो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स डेफिनेशन नहीं है, हमने कंक्लूड किया है चीजों को, मान पहले स्टार्टिंग की है कहीं से, और हमने कुछ कंक्लूजन्स को, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट डाले कि हमारा सरफेस क्लोज है, ये है वो है, और तब मैं जाके रीच आउट किया वहां पे, और बाय दैट वर्च्यू वो चीज वैसे सही है, लेकिन वो अपने डेफिनेशन के बेसिस पे नहीं बची हुई है। ठीक है, तो ये तो हमेशा सही रहेगा, तो जब ई ही नहीं है तो कहां से वर्क करेगी? तो इस चीज को अब देखते हैं यहाँ पे, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे, देखो अब सेम चीज है, आपने क्या बोला? VP, अभी P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, तो VP इसी को बोलेंगे, VP यही बात बोलेंगे, तो VP इज इक्वल टू VP माइनस V इंफिनिटी, दोनों सेम है, इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से R तक। वहां पे भी वर्क डन में कहां से रखते थे? इंफिनिटी से R तक, याद करो, किसके द्वारा? F बाय एक्सटर्नल एजेंट डॉट dr। तो यहां पे भी सेम चीज रहेगा, इसको F की जगह, F एक्सटर्नल की जगह क्या लिखे थे? माइनस F L EL इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको क्या लिखे थे? Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q नॉट इंटू ये एप्सिलॉन नॉट बोलो, Q नॉट इंटू E, ये F को बोला था, और ये नीचे वाला Q नॉट और नीचे वाला Q नॉट कैंसिल हो गया था, और यही बच के आ गया था। तो ये चीजें यहां से अब लिखेंगे, E डॉट dr लिखेंगे, माइनस ये आएगा, ये बात समझ गए हैं, ये बाय डेफिनेशन होता है। और यहां से सीधे अब लगाना स्टार्ट कर देंगे, E का वैल्यू रखेंगे कुछ जगह पे जहां पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, या इस पोर्शन में कोई एक और अलजेब्रिक फंक्शन है, इस पोर्शन में कहीं और अलजेब्रिक फंक्शन है, ऐसे में अगर फील्ड हो, ऐसे में अगर आपके पास फील्ड हो ऐसा टाइप का, जहां पे यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस तो है भी, लेकिन इक्वेशन चेंज, ये फॉर्मूला चेंज हो रहे के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। मैं कहूंगा इंफिनिटी से कहां तक लाऊंगा? इंफिनिटी से R तक लाना है ना, तो R मान लो कि अभी पॉइंट P अंदर आ जाएगा, तो मैं कहूंगा कि R तक लाना है ना, यानी यहां तक लाना है ना, यही R होगा ना, P तक यस लाना है, सर। तो यहां तक लाना है ना, तो मैं यह काम करूंगा कि इसको यहां से रास्ते में बीच में बोलूंगा कि यहां से R तक गया, और R से फिर P तक गया। अब इसमें क्या होगा कि आप इसको फॉर्मूला को ब्रेक कर दोगे, इंफिनिटी से R तक E डॉट dr प्लस R से P तक। ऐसे करते हैं कि नहीं? हम लिमिट को तोड़ते हैं कि नहीं? यस सर। ऐसे तोड़ते हैं ना। अगर आप वो यस लिखते सर। हो 1 टू, अगर 0 टू 2 लिखते हो, तो कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0 टू 1 प्लस 1 टू 2, और अंदर में ऐसा रहता है फंक्शन का इंटीग्रेशन, एफ डॉट एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन दे रखा है, इसके अंदर भी वही रहेगा, इसके अंदर भी वही रहेगा। ऐसे करते हैं ना। यस सर। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चीज जो हो जाएगी, ये चीज जो हो जाएगी सर, तो ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूलाज है, तो ये वाला तो लग जाएगा, इसका जो आपने जो ग्राफ बनाया था ये वाला,
और इसके लिए क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसके लिए ई का जो वैल्यू था, ठीक है। और इसको ऐसे लिखे तो रेडियली आउटवर्ड, यहाँ ई के लिए फॉर्मूला था, ये क्या था, ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां से आपने यहाँ आर इंफिनिटी से आर तक लाए, तो देखो इंफिनिटी से आर तक लाए तो ये वाला फॉर्मूला रखोगे, तो रखो, तो वही वाली बात होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए किया था। कहां से कहां तक लाना, इन्फिनाइट से कैपिटल आर तक, डी आर, सॉरी ई डॉट डी आर है ना, तो आपके पास ये हो गया आर वेक्टर, या ई वेक्टर आपके हो गया डॉट डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर कैसा होगा, डी आर आर कैप, है ना। यस और Yes. इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और फिर आ जाएगा, वही वाली बात हो जाएगी जैसे पॉइंट चार्ज में निकाले थे, ये डॉट 1 हो जाएगा, और डी आर के साथ इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, और वही के क्यू बाई आर आएगा, कैपिटल आर। अब अंदर में है, अंदर में तो फील्ड है ही नहीं, तो अंदर में क्या हो गया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बताओ, इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, ये तो मानता हूं, क्योंकि फील्ड ही नहीं है अंदर में। लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है चलो मैं बताता हूँ। आप बोले आपको यहां तक लाना है, तो आपको पहले इन्फिनाइट से स्टार्ट करके यहां तक आना, यहां तक पहले आर तक आना पड़ेगा। तो यानी क्या आपको पोटेंशियल यहां तक का, ये है क्या, टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो आप बोल रहे हो एक्सटर्नल एजेंट यहां से यहां तक इस रास्ते में काम करता है, और आगे वाले में 0 करता है, इस पोर्शन में डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्या ये वैल्यू जो होगी वो सरफेस तक लाने वाले वर्क के साथ के बराबर होगी कि नहीं, पोटेंशियल उस पे, Yes. यानी जो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो हर अंदर पे भी वही पोटेंशियल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। होगा सर। अब Yes. समझ में आया ना कि हाँ होगा। यस सर। तो यानी इसी के लिए तो मैं देखो यार, कंडक्ट आपको क्या बोला कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम, सारे में पोटेंशियल सेम, तो भैया देखो कोई इलेक्ट्रॉन तभी तो जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक में पड़ रहा है, वो ऊपर जाके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, शांति से बैठा हुआ है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। इसी के लिए वो स्फीयर्स एक्चुअली क्या होते हैं, उनके हर पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे आ गए। इसी के लिए चार्ज एक बार क्या करता है, अगर मान लो आपने रीएडजस्टमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, यहाँ चार्ज लाके रखा, पोटेंशियल सेम है और लो, एक तो फ्लोट करवा के बाहर ले जाएंगे, और उसके बाद अंदर में सारे पे पोटेंशियल है, सेम रहना है। ज्यादा जैसे ही लेके आए, ज्यादा कहीं डिफरेंस हुआ, उनको सेम बना के रखना है, तुरंत वो ऊपर बाहर फेंक देंगे। और फिर जब बाहर जो आ जाएगा तो भैया इसके ऊपर जो पोटेंशियल आ रहा है वो अपने आप इसके अंदर पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसी के लिए तो स्फीयर वो जो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है। उन दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला इन दो पॉइंट के बीच का, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। तो हाँ यहाँ पे होगा, यहां से अगर हम इस पॉइंट पे जब पोटेंशियल पहुंच है तो ये हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, वी एट पी ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो हमें इंफिनिटी लेना पड़ेगा और उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, बाहर जब आ रहे थे तो करना पड़ेगा, अंदर का वही रहेगा। तो वी एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर होगा। ये याद रखेंगे, समझ गए कि नहीं। Yes, sir. और बाहर के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर, जितना पॉइंट जितना आर डिस्टेंस दूर होगा यहाँ से स्फीयर से, वो उतना उसका होगा। अगर यहाँ अंदर तक आ जाता है तो के क्यू बाई कैपिटल आर सबका कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, सॉल्व। अब ये देखो
यहाँ पे क्या होता है, अच्छा ये एक और केस था, अब देखो यही वाली बात हो गई, ये वही वाली बात हो गई, ईपी इंफिनिटी से लेके आए थे और आपके पास क्या किया हमने, इनफिनाइट से आर तक लेके आए, उसको इंटीग्रेट किया तो आर स्क्वायर, यहाँ पे अभी पॉइंट, अभी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन एडवांस बता दिया था, यहाँ पे इन एडवांस में ही बता दिया आपको, यहाँ पे करवा दिया, अभी तक सिर्फ पी पे है, अभी हम स्लाइड के हिसाब से पी पे है, तो पी कोई बाहर पॉइंट है तो के क्यू बाई आर होगा, पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। अब ये सरफेस पे आ गया तो ये आर क्या हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया कि नहीं, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल Yes, आर हो sir. गया, तो Yes, sir. क्या है, तो फॉर्मूला वही के क्यू बाई आर ही है, लेकिन स्मॉल आर की जगह इट इज इक्वल टू कैपिटल, तो ये आ गया के क्यू बाई आर ही है, ठीक है। अब अंदर की ओर कैसा होगा, अंदर की ओर पॉइंट जब आ गए हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अंदर की ओर जब पॉइंट है तो देखो E इनसाइड इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P जो कि इनसाइड पॉइंट है वो कैपिटल के, सॉरी कैपिटल वर्ड के क्यू बाई कैपिटल आर ही रहेगा। नोट इन दिस केस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस, कोई भी पॉइंट P और रखो R रखो कहीं पे भी रखो, ये सब पोटेंशियल में सेम है और किसके बराबर है, जो सरफेस पे पोटेंशियल है। सरफेस पे क्यों सर, आर पे आप बोल रहे थे ना, हाँ, तो सरफेस पे सब सरफेस के पॉइंट क्या है, इक्वली डिस्टेंस है रखते हैं आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, तो यानी एक्चुअली मैं बोलूं पूरा का पूरा सरफेस एक्चुअली कैसा है, सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। Yes. ये बात समझ में आ गई, इसका ग्राफ देखो ग्राफ बनाओगे, अरे यार अच्छा ग्राफ बनाओगे, हेल्प करो, बताओ कैसा करना है। पहले इनफिनाइट पे है, ठीक है, पहले मैं अंदर अंदर वाले में है, तो अंदर में पोटेंशियल कैसा होगा हर पॉइंट का, बताओ, अंदर में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या चेंज हो रहा है क्या, मैं ओ से स्टार्ट कर रहा हूँ देखना, तो ओ से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या कुछ हो रहा है क्या, जो यहाँ पे है वी एट ओ इज इक्वल टू वी एट पी भी होगा, इज इक्वल टू वी एट एस भी होगा, वी एट आर भी होगा, और वी एट आर क्या है, के क्यू बाई कैपिटल आर, तो क्या ये सारे पॉइंट कांस्टेंट बने रहेंगे, तो क्या यहाँ पे इस रीजन के लिए, यानी अगर हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल आर के अंदर पड़ता है यानी इंटीरियर पॉइंट्स है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट बने रहेंगे के क्यू बाई बाई आर, आगे जैसे जाएंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो फंक्शन ग्राफ आपके पास ऐसा बनेगा। फील्ड का कैसे था, यहाँ पे था कि नहीं, Yes, sir. और वो डिसकंटिन्यूअस था, समझ में आ गया सबको, Yes, sir. ठीक है चलो, तो अब Yes. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, अभी आपने जो देखा वो कैसा किसके लिए देखा था, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखा था, जिसके ऊपर देखो डायग्राम कैसे उसके बने हुए थे, पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज थे, कहीं पे भी देखो सरफेस के ऊपर चार्ज है, ये सरफेस के ऊपर चार्ज है, ठीक है, ये इस तीनों के केसेस बराबर होते हैं, आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और यही बात होता है अगर आपके पास थिन कंडक्टिंग शेल हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तीनों के लिए सेम इक्विवेलेंट केस होता है और यही बनता है, ठीक है। ये देखे थे, अब देख रहे हैं कि दूसरे केस जो आ रहा है हमारे पास सॉलिड, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर है, अंदर में है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए सर कि इसके अंदर चार्ज
ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग होगा तो फिर नहीं हो पाएगा सर, सरफेस पे चार्ज चला जाए। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसके वॉल्यूम के अंदर आपके पास दे रखी है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है, हर वॉल्यूम यानी हर छोटे छोटे पॉइंट जो सॉलिड के अंदर है एग्जिस्ट कर रहे सॉलिड स्फीयर के अंदर, उस पर एक चार्ज एक्यूमुलेटेड है और उसकी डेंसिटी या तो रोहो नॉट दे रखी होगी या तो आपको निकालने के लिए रोहो निकालना पड़ेगा। कैसे? टोटल चार्ज दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा। तो Q/4 पाई 4/3 पाई आर क्यू आपके पास फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम, तो आपको रोहो मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या पूछ रहा है, कोई पॉइंट पी पे आपके पास पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दीजिए पॉइंट पी पे। फिर आप मैं बोलूंगा कि सर पी पे आपको निकलवाना है, तो मैं सिर्फ आपका डेफिनेशन यूज करूंगा, y एट पी इज इक्वल टू ये होगा सर, क्योंकि ये हमेशा एक रिलेटिव क्वांटिटी है, किसी रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो अगर पोटेंशियल एट पी एक्चुअली में क्या होता है कि पोटेंशियल होता है जो डिफाइंड होता है पॉइंट पी का, किसके रिस्पेक्ट में, इन्फिनिटी जो पॉइंट है एट इन्फिनिटी उसके रिस्पेक्ट से में डिफाइंड होता है। और फिर ये आप लिखोगे सर, और यहां से फिर आप वही लाओगे सर। अब हम जान गए हैं, अब बार बार हम उस चीज को डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, यही रहता है सर। और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से जहां पॉइंट तक लाना है वो पॉइंट आर दूरी होगा, कहां से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से। यही बात होगी। यस सर। अब इसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, माइनस। अब ये देखो, ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, इसके ऊपर चार्ज क्यू दे रखा है टोटल वॉल्यूम वाइज पूरे वॉल्यूम में। अब ये कैसा बिहेव करेगा पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर मुझे ई निकालना है, इसके लिए निकालने के लिए कैलकुलेट करने, तो ई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, अरे बताओ। ई इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, पॉइंट अगर मान लेते हैं पॉइंट यही पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे ई कैसे निकालेंगे, ई एट पी कैसे निकालेंगे। इस अगर आपके सोर्स चार्ज ये दे रखा है तो क्या है सोर्स चार्ज, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है आपके पास। मैंने क्या बोला था आपको बताओ, ये सिस्टम को कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा ये सिस्टम, बताओ, ट्राई तो करो, कुछ तो बोलो। अरे डरो मत, मैं तो कभी बोल रहा हूँ तुम्हें कि बताओ कैसे। मैंने बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि ये पूरे चार्ज जो पूरे वॉल्यूम में है वो कहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगा, इसके सेंटर पे। और ये कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। पॉइंट चार्ज जो पूरा टोटल चार्ज क्यू है वो इस सेंटर पे आके पूरा क्या कंप्रेस हो गया, और ये क्यू लिखा गया, और ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव हो गया। ये दोनों कैसे इक्विवेलेंट है, किसके लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए। ये सेम चीज उसमें भी तो मैंने बोला था कि जो आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग अगर आपके पास चार्ज स्फीयर है, उसमें भी तो यही बोला था कि ये जो चार्जेस है पूरे सरफेस पे ऐसे बिहेव करते हैं, बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये पूरे कहाँ पे आके कंसंट्रेट हो गए हैं बताओ, सेंटर ऑफ। सेंटर पे आके कर गए। और इसको कैसे बिहेव करेंगे, पॉजिटिव, ये सॉरी पॉइंट चार्ज की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो ई एट पी निकालना है तो मैं इसको ये अब नहीं भूल जाऊंगा ये चीज को, और मैं ये सोचूंगा कि ये अब जो क्यू चार्ज था इस ये जो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर पे, वो ये एक पॉइंट चार्ज बन गया है। जो ये पॉइंट चार्ज कहाँ पे होगा, इस सॉलिड जो स्फीयर हमारे पास जिस वॉल्यूम में जिसके सरफेस पे क्यू था उसके सेंटर पे है। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा पूरा ये सिस्टम। और पॉइंट चार्ज के कारण पी जो पॉइंट है वो उस पे फील्ड कैसे निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बताओ, अगर ये आर डिस्टेंस दूर है तो। अरे ये तो बताओ,
अरे पी पॉइंट पे अगर क्यू कोई कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी का वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? So KQ by R. एक सेकेंड, के क्यू बाई आर R स्क्वायर। square. तो यही तो मैं बोल रहा हूं, तो ऐसे ही बिहेव होगा। तो अब मैं बोलता हूँ पी पॉइंट आपके लिए बाहर होगा, यानी आप कहां से कहां तक लाओगे, इंफिनिटी से पी तक। तो क्या यहाँ पे फॉर्मूलाज में ब्रेक हुआ है क्या, कोई भी ब्रेक हुआ है क्या फॉर्मूला में? जो इसका जो ग्राफ था, इसका चलो देखते हैं, ई का जो ग्राफ कैसा था हमारे पास आया था। अरे ये था कि नहीं, और देखो मुझे ये भी आते हैं कि यहाँ रोहो नहीं होगा, ये सिग्मा नहीं होगा, ये रोहो होगा। यही था कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, बताओ। जो आपके कारण, जो सॉलिड स्फीयर के कारण, देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण क्या है, फील्ड का जो वैल्यू है किसी पॉइंट आर पे, जो किसी भी पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस दूर है, वो कैसे निकाल रहे हैं? यहाँ पे देखो यही तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करवा रहे हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो है। और अंदर में क्या था, अंदर में आपके पास था सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर। तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे ये वैल्यू, ये वाली ग्राफ चेंज हो रही है, ये वाली वैल्यू कहाँ तक है, ये वाले फॉर्मूला कहाँ तक है, कैपिटल आर तक, और कैपिटल आर से आगे दूसरे वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटीग्रेशन है कहाँ पे तोड़ना पड़ेगा? अगर किसी पॉइंट पे हम इंफिनिटी से लेके आर तक आ रहे हैं, तो आर अगर इस बार इंटीरियर पॉइंट पर गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ तक, इंफिनिटी से कहाँ तक लाएंगे, बीकर कहाँ तक? अरे बताओ, कोई बात नहीं, कहाँ तक लाएंगे बताओ। बीकर बीकर नहीं समझा, बीकर मतलब? बेटा अच्छे से बताओ। अरे कोई नहीं, मैं सब बड़े आर तक। बड़े आर तक, हाँ यही बात है, वहीं तक लाएंगे। तो यहां से आर तक लाएंगे, फिर आर से कहां तक ले जाएंगे, उस पॉइंट पी तक ले जाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए सर, ई का जो वैल्यू ये वाला है फंक्शन, ये चेंज हो रहा है, ये वाला यहाँ प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ इन्फिनाइट से आर तक लाना पड़ेगा, तभी हम बाई डेफिनेशन बोल सकते हैं वी एट पी। ठीक है, तो यानी ये समझ गया ना कि दो फॉर्मूलेज हैं। चलो अब इसका इस्तेमाल करते हैं, दो फॉर्मूलेज हैं तो अब थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है, मैथ्स मैथ्स खेल लेते हैं। कहाँ गया? ये तो आपके पास ये वाला था। हम्म। तो मान लो पॉइंट अभी क्या आपके पास, पहले वाला केसेस में क्या है, पहला केसेस में पॉइंट पी जो है आउटसाइड पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए ईपी कैसे निकालेंगे, पॉइंट इसको ऐसे ही मानते हुए, तो फॉर्मूले में रखेंगे ई कैसा यहाँ पे लिखाएगा, माइनस इन ये माइनस टाइम इंफिनिटी टू आर, क्योंकि ये डिस्टेंस होगा, पॉइंट पी तक लाए हैं जैसे टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को। तो ई क्या होगा आपके पास इस बार, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। डी आर कैसा है, देखो डी आर इधर है, ये छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, तो डॉट डी आर आपके पास आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, ये बताओ क्यों माइनस साइन आएगा, ये बताना।
यहाँ माइनस साइन क्यों आएगा बताना, कोई आइडिया? कोई आइडिया? डी आर वेक्टर को मैं डी आर आर कैप माइनस में लिख रहा हूं, क्यों बताता हूँ। मैं क्या बोला, आर आर कैप जो होगा मतलब क्या होगा, डायरेक्शन किसका है, हमने आर कैप किसको डायरेक्शन को माना है, रेडियली आउटवर्ड माना है कि नहीं, ई तभी तो लिख रहे हैं। ई आपने जो फील्ड का जो वैल्यू लिखा है वो के क्यू आर स्क्वायर, आर कैप लिखा है, पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, इसको डायरेक्शन को आर को आपने माना है। आप कहाँ से चार्ज को लेके आ रहे हो, टेस्ट चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी। नहीं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से आपका रास्ता जो चलेगा वो ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आपके डी आर जो वेक्टर होंगे, डी आर जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, वो इस डायरेक्शन में होंगे कि नहीं, छोटे छोटे डी आर Yes, वेक्टर sir. आपके पास डी आर इंटू आर कैप माइनस में होते जाएगा कि नहीं। ये अगर पॉजिटिव ये आर कैप मान रहे हो तो इसको माइनस आर कैप मानना पड़ेगा कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम माइनस लेते हैं ठीक है, और डॉट आर होता है, वही सेम केसेस होगा। यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर आपके पास आएगा, और ये इसको इन्फिनाइट से आर तक इंटीग्रेट कर दीजिएगा डी आर के टर्म्स में, वही आ जाएगा के क्यू बाई आर। आएगा कि नहीं? एक बार Yes, sir. फिर से करके देख लेते हैं भाई, नहीं तो फिर देख लेना, के क्यू बाई वन बाई आर स्क्वायर। नहीं तो बोलोगे कि सर नहीं करवाए हैं सर, देखे ही नहीं थे सर, हम उस समय देखे नहीं थे, हम अभी बिजी थे उस समय सर। तो ये देखो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, आर माइनस टू है यहाँ पे, तो इसका अगर इंटीग्रेशन दे रखा है डी आर के टर्म में, तो ये होता है आपके पास आर की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, लिमिट जो भी दिया हुआ हो, या आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो इसको प्लस साइन प्लस सी में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर माइनस टू है, तो बताओ के क्यू क्या होगा इसका, माइनस टू है प्लस वन तो माइनस वन और नीचे माइनस वन। और वो फिर चीजें कहाँ आ जाएगी, यही आ जाएगी। और ये आर जो होगा अभी किस पॉइंट होगा, कैसा पॉइंट होगा ये, बाहर वाला। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक आर अज्यूम कर रहे हैं कि अंदर नहीं गया है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये Yes, सब sir. कुछ Yes, फॉर्मूलाज बीच बीच में, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज, और ये याद रहने चाहिए आपके पास। ठीक है, अब मान लो कि पी पॉइंट आर कैपिटल आर तक आ जाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, के क्यू बाई कैपिटल आर होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो वही वाली स्टोरी है, अंदर पॉइंट जाते हैं तो फिर क्या होगा सर, फिर वही वाला बात होगा। पहला आप पोर्शन को बोलोगे सर, देखो आप बोलोगे कि सर आपको v एट पी निकालना है ना सर, तो आप क्या करोगे, v एट पी माइनस v इंफिनिटी करोगे सर, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम होगा। अब इसके यहाँ पे फॉर्मूलाज यहाँ पे लगाएंगे, इसका हम जानते हैं कि नहीं, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक का ये वाला वैल्यू हमें मालूम है कि नहीं, ये वाला वैल्यू मालूम है कि नहीं, Yes, sir. ये क्या है कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ पे बस बच गया, इसका इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा।
और यहाँ पे क्या करेंगे, ई का वैल्यू रखेंगे, ई क्या होगा, रो बाई 3 सिग्मा। अब बोलोगे कि इसको कैसे निकालें, यहाँ कैपिटल क्यू है, तो मैंने बोलूंगा रोहो से, रोहो को क्या आप लिखोगे, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4 3 पाई आर क्यू। और फिर यहां से क्या, रोहो को रिप्लेस कर दोगे, रोहो को रिप्लेस कर दोगे यहां से क्यू बाई दिस वन में, फॉर्मूलेज में, फिर ये क्या हो जाएगा, क्यू के टर्म्स में आ जाएगा, और फिर ये आर के टर्म्स में, और ये आर वेक्टर आर कैप होगा, रेडियली आउटवर्ड होता है सब हर पॉइंट पे, तो ये मैग्नीट्यूड के साथ और एक डायरेक्शन लगा दोगे तो ये फील्ड दे देगी। फिर उसको क्या करोगे, डीआर के साथ इंटीग्रेट करोगे और वही फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको मैं अभी बीच में सबसे अभी सिंप्लिसिटी के लिए आपको देख लेना, ये फॉर्मूला डेरिवेशन में दे रखा है, इसको अभी टाइम नहीं है, इसी के लिए मैं सीधे इसको फॉर्मूला बता देता हूं कि ये आएगा। और ये चीज देखो, ये वही वाली बात है, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर ही है। कैसे सर, तो देखो सिग्मा को क्या लिखोगे, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, 3 से 3 कैंसल, एप्सिलॉन नॉट और इधर आर रह जाएगा, और यहाँ पे फिर हो गया आपके पास कैपिटल क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यही फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा के क्यू आर बाई आर क्यू, यही हो गया ना, यही आ गया ना, और फिर इसको इंटीग्रेट करके ले आओगे और ये फॉर्मूला है। अब बोलोगे सर ये याद रखें कैसे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, जब r इज इक्वल टू 0 हो तो, यानी सेंटर में पोटेंशियल क्या है, क्या आएगा, r इज इक्वल टू 0 यहां रखोगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू 0 आप यहां रखोगे तो क्या आएगा, अरे मैंने बोला वो ये जो दोनों को वैल्यू निकालते हैं ना सब्स्टिट्यूट करके, ये सारा कुछ सॉल्व करके ना, ये सारा कुछ सॉल्व करके ये आ जाएगा फॉर्मूला, यानी v एट p आ जाएगा किसी पॉइंट पे, ये इंटीग्रेशन में बीच में अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें फिर इंटीग्रेट करो बहुत लिखना पड़ता है, ये तो बहुत सिंपल है, लॉजिकली है, मैं वैसे ही चल रहा है जैसे पहले का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये कर लोगे ना, समझ में आ जाएगा ना, अरे हाँ या ना बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो अगर वो चीजें फिर वैल्यू जो सॉल्व करके लाते हैं पी पे, तो वीपी इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो आर इज इक्वल टू 0 में रखता हूं इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, वी एट ओ क्या आएगा, वी एट ओ इज इक्वल टू ओ मतलब पॉइंट जहां पे आर 0 हो जा रहा है, ओ पॉइंट है, तो वी एट ओ क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 और बाकी तो टर्म रह जाएंगे, तो ये रह जाएगा 3KQ/2R। और सरफेस पे क्या है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, सरफेस के पोटेंशियल के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्या, Yes, sir. करो, तो सरफेस के लिए पोटेंशियल के लिए R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो क्या R इज इक्वल टू कैपिटल R रखोगे तो यहाँ देखो R रखा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो वो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है, के क्यू बाई आर आ रहा है कि नहीं, और पॉइंट चार्ज भी मान के करोगे वही बात आ रही है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितने हैं ये देखो, ये के क्यू बाई आर और ये 2 के क्यू बाई आर, तो वी नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 3/2 वी एट सरफेस, ये चीज हमेशा याद रखना, किसमें, सॉलिड जो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, ठीक है। Yes, sir. अब यहां से आपके पास कितना टाइम रह गया, अब आपके पास क्वेश्चन सारे लगाने लगना, आईआईटीज में जेई में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे इसके ऊपर बेस्ड होंगे, स्फीयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब आप इतना मत सोचना है कि देखो आपको फिगर माइंड में बनाने के लिए मैंने समझा दिया कि अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, अच्छा ऐसे ही पोटेंशियल ला रहा हूँ,
यहाँ पे कैसे वर्क, मतलब आप इस जगह पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो हो क्या रहा है, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो फील्ड के अगेंस्ट काम करते हुए आ रही होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर फील्ड के डायरेक्शन में अगर काम करते, फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही बात मैं बोल रहा हूं कि अगर निगेटिव पार्टिकल होगी, निगेटिव पार्टिकल है तो यहाँ पे फील्ड लाइन इसकी कैसी है, ऐसी है। तो अगर इनफिनाइट से मैं लेके आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, फील्ड लाइन के अलॉन्ग्स में जा रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल मेरा क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में। और ऐसे Yes. पॉजिटिव चार्ज में ऐसे है तो यहाँ पे अगर पॉइंट जा रहा होगा तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ते जा रहा होगा। यानी जो आपके पास जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ये बढ़ रहा होगा, मतलब क्या होगा, वी ए एट माइनस वी इंफिनिटी इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव मतलब आपको इसको क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बाय डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, नीचे तो पॉजिटिव ही होता है, तो वर्क डन बाय इन्फिनिट यही तो होता है ये वाला चीज, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव ही होता है। यानी आपके वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। यानी जो एक्सटर्नल वर्क जो कर रहा है ना वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। यानी अपने जो एक्सटर्नल वर्क वाला जो है ना, एक्सटर्नल बंदा, एक्सटर्नल फोर्स, वो अपने डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, वर्क पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर में क्या होता होगा, पॉजिटिव चार्ज के अंदर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल वैल्यू बढ़ रहा होगा। तो सारे ये वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट जो कर रहा है वो स्टोर हो रहा होगा इसके अंदर में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ये सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज में है ना, तो निगेटिव चार्ज में, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया था। पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज में यानी फील्ड के अगेंस्ट में आप जा रहे हो, ये फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो तो यानी आपका वी ए माइनस वी इंफिनिटी बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा, यानी वी एक्सटर्नल आपका पॉजिटिव होगा। तो इसका अर्थ है कि आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, इस पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को इंक्रीज किए जा रहे हो, इस पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअली इंक्रीज किए जा रहे हो। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्चुअली यहां से अगर इसके अपोजिट में ले जाओगे, यानी यहां से अगर आप लेके आ रहे हो सिस्टम से, सिस्टम में एक्चुअली इसके पोटेंशियल एनर्जी का एक प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पी नॉट मान लो, क्यू नॉट मान लो, और यहाँ पे आप छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली अपना इधर मूव करने लगेगा। तो इसका अर्थ क्या है, आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क निगेटिव आ रहा है, यानी आपको कोई काम करना ही नहीं है, वो फील्ड ही कर देगा वो उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज हमने कंक्लूड किया कि हम जब फील्ड के अगेंस्ट में जब जाते हैं, फील्ड के अगेंस्ट हम जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ते जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, जहां से पहले स्टार्ट किए थे। ठीक है, और जहां पे नहीं होगा वहां पोटेंशियल, जहां पे फील्ड नहीं होगा वहां पोटेंशियल नहीं होगा। और हम सॉलिड स्फीयर के केसेस में ये फॉर्मूला जनरली नहीं आते हैं, लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि हमें मालूम चल जाएगा इस फॉर्मूला से कि एट द ऑरिजिन पोटेंशियल क्या है। यानी अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज को लेके आता हूँ और यहाँ पे जाके रखता हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा होगा, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, इसका पोटेंशियल दे देगा। और ये वर्क डन किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, कहां से, इंफिनाइट से इस पॉइंट तक ओ तक लाने के लिए। ठीक है, तो हमें एट वी ओ दे देगा, वी ओ हमने निकाल लिया, और वी एट सरफेस ये दे दिया। तो यानी इन दोनों के बीच में देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉलिड के केस में नहीं था, सॉलिड के सॉरी कंडक्टर के स्पेस में नहीं था, सॉलिड कंडक्टिंग स्पेस के वहां पे नहीं था, वहां इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होता था, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होता था कि नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है। और इसका अगर ग्राफ देखने जाएंगे तो कैसा होगा, देखो ग्राफ इसका ऐसा आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो यही होगी। हाँ सर मालूम है सर, अंदर में आपने बोला था कि फील्ड तो है ही, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर, आर सर जितना छोटा फील्ड उतना, लेकिन क्या होगा, छोटा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फील्ड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होगा, जैसे जैसे दूर जा रहे होंगे फील्ड बढ़ता जा रहा होगा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा कि नहीं, बोलो।
Yes, sir. तो फील्ड बढ़ रहा होगा तो सर देखो आप यहाँ तक तो लाए तो वर्क डन आपको कुछ करना पड़ा तो समझ में आ गया। अब देखो सर फील्ड आप एक्चुअली अंदर में धीरे धीरे घट रहा है अगर इस डायरेक्शन से आप चार्ज लेके आ रहे हो तो, लेकिन है तो सर सही, यानी आपके पास यहां तक जो वर्क किए होंगे उस डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर रहे हो तो उसको आप के क्यू बाई आर बोल रहे हो, और के क्यू बाई आर बोल रहे हो, और यहां तक सर जो लाओगे, यहां तक जब लाओगे तो आपको और ज्यादा के क्यू बाय आर, मतलब के क्यू बाई, हाँ बाई 2, हाँ ये वाला वर्क और करना पड़ेगा। कहां से? आर से ओरिजिन तक लाने के लिए, सॉरी वर्क आपको इतना एक्चुअली करना पड़ेगा, ये वर्क करना पड़ेगा, और इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एट ओ विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एट आर। आर यहाँ पे पॉइंट लिया है, सॉरी कैपिटल आर नहीं लेते हैं, पी मान लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कैपिटल आर और इसमें पी, कैपिटल पी है। एट ओ कहां से हम ले रहे हैं? पी से। तो देखो सर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली फील्ड आउटवर्ड, हाँ सर तो आप देखो सर अंदर जा रहे हैं तो फील्ड के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, फील्ड के हम अगेंस्ट जा रहे हैं सर, देखो तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, हाँ सर हुआ भी। यहाँ पे 3/2 है सर, 3/2 के क्यू बाई आर है सर, और यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? के क्यू बाई आर, ऑफ कोर्स बड़ा है सर 3/2 यानी 1.5 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू जो कि सरफेस पे है, 1.5 टाइम्स उसके से बड़ा है सर वैल्यू। फील्ड के अगेंस्ट गए तो देखो वहां पे काम करना पड़ रहा है। तो ये याद रखना है कि ये चीज जो होती है, ये इनके बीच में जो डिफरेंस होती है वो होती है के क्यू बाई 2r, ये याद रखना है। कैसे? ऐसे भी याद रखना है, या तो ऐसे याद कर लो कि v एट सरफेस, जो पॉइंट p लिख रहा हूं जो सरफेस पे होगा, वो ऑलवेज इक्वल टू के क्यू बाई आर है, और v एट ऑरिजिन सेंटर ऑफ दिस स्फीयर क्या होगा? वो है 3/2 के क्यू बाई आर। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? इन दोनों के पोटेंशियल मतलब आर से लेके पी तक जाने में जो हमें वर्क करना पड़ा होगा डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा आर कहां से? आर एट वी पोटेंशियल ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू पी, कहां से चले थे? पी से चले थे, ओ तक गए थे। तो विद रिस्पेक्ट टू, ये पहले ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो पहले इनिशियल कौन सा था? पी पे था, फाइनली कहां गए? ओ पे गए। तो ये जो आपके पास आएगा, तो सर वी एट ओ हम जानते हैं 3/2 के क्यू बाई आर होता है, और वी एट पी क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है। तो आपके पास कितना बचेगा? हाफ ही बचेगा, यही आ रहा होगा ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? आ गया कि Yes, नहीं? sir. किसी को इससे यहां तक डाउट? No, sir. ठीक है, अब बताओ अकर्ण, ये क्वेश्चन करो। एक सेकंड, आप लोग क्वेश्चन करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हो। बोल रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, डजंट मैटर, कंडक्टिंग है तो सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, ऑफ रेडियस r इज गिवन द चार्ज q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर r। क्या होता है यहाँ पे इसका? अगर मैं बोलूं ये एक आपके पास स्फीयर है, कंडक्टिंग है, बस कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, हॉलो है कि सॉलिड है नहीं मालूम है, लेकिन मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं इसको हमेशा यहाँ पे सरफेस पे ही चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर।
तो मैं बोल रहा हूं कि सेंटर पे इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, इसका जो रेडियस है कैपिटल आर दे रखा है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, यानी यहाँ पे एट ओ, तो यानी वी एट ओ एंड ई एट ओ क्या होगा? मैग्नीट्यूड से पूछ रहा है, बताओ क्या होगा? वी एट ओ क्या होगा? V minus V infinity is equal, हाँ, so is equal to minus infinity to R E dot dr vector. नहीं वो तो होगा, वो तो आपने डेरिवेशन के लिए समझ लिया, लेकिन अब आपको ये जो बीच में आपको फॉर्मूलाज निकलवा के लाए हैं, अब वो याद रखना है। आपने तो वो चीज डेरिवेशन, सही बात है कि आपने डेरिवेशंस पे बात की, लेकिन अब जो हमने डेरिवेशंस देखो पीछे कर लिए, ये डेरिवेशंस कर लिए हैं, ये जो डेरिवेशंस हैं, ये जो जितने भी डेरिवेशंस है आपको देखो, ये डेरिवेशंस हमने किए हुए हैं और ये लास्ट में कंक्लूजन पहुंच रहे हैं। तो ये होता है हमारा कैपिटल के क्यू बाई आर। ये कंक्लूजन्स आपको याद रखने हैं। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपको मैं अब जो फॉर्मूलाज दिखा रहा है, देखो आपको मैंने क्या क्या फॉर्मूला दिखाया, मैंने क्या बोला आपको, ठीक है वो डेरिवेशन के लिए मैंने याद करवाया है। मैंने बोला पी अगर पॉइंट है, चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, अगर आपने फिर से कंफ्यूज हो गए हो तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सॉलिड स्फीयर के केस में मैंने बोला कि देखिए सर, हमने आज तक जो फील्ड के बारे में पढ़ा था, फील्ड के बारे में जो पढ़ा था, ठीक है, देखो फील्ड के बारे में जो पढ़ा था हमने सब इसके बारे में निकाल लिया था, गॉसियन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द गॉसियन लॉ निकाल के हमने देखा था, फील्ड की वैल्यूज के हमने चेक की थी, हर पॉइंट पे हमने फील्ड निकाला था कि नहीं निकाला था, गॉसियन लॉ यूज करते हुए। हमने बोला था कि यहाँ पे फील्ड 0 होता है कि नहीं, सॉलिड आपके पास थिन हॉलो कंडक्टिंग शेल हो या थिन हॉलो नॉन कंडक्टिंग शेल विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो जिसके ऊपर चार्ज क्यू दे रखा है, सबके अंदर मैंने क्या बोला था कि अंदर में जो फील्ड होगी, अंदर में जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? वो 0 होगी। नहीं याद है तो ये देखो, Zero. ये वाला ग्राफ, अरे ये वाली चीज देखो, हमने यहाँ में सारे डेरिवेशंस किए थे। ये देखो यही तो हमने किया था। E 0 है किसके लिए? R, यानी जो स्मॉल r है लेस देन कैपिटल R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और अ थिन नॉन कंडक्टिंग शेल कह लो इसको या स्फीयर कह लो, ठीक है, विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद सिग्मा एज कांस्टेंट। तो ये क्या निकाला था, अंदर में क्या निकाला था? 0। और बाहर के लिए क्या बोला था कि ई कैसे निकालेंगे? ई एट एनी पॉइंट, बाहर के लिए इसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करवा लेंगे, जो कि कहाँ पे, अपने सेंटर पे जाके पूरा चार्ज क्यों कहाँ पे कंसेंट्रेट हो गया, सेंटर पे, ऐसे बिहेव करता है। किसके लिए? आउटर पॉइंट के लिए, यहाँ पे बाहर पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं होगा। यहाँ के लिए सिंपल सी हमने दिखा था, गॉसियन लॉ लगाया था, इसे बोला था कि अंदर में क्यों इनक्लोज इलेक्ट्रॉन 0 है, इस कारण से आता था, याद है? याद है कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो मैंने आपको एक बोला भी था कि अब सॉलिड स्फीयर में आपके पास ये 3 केसेस होंगे, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अगर हमें निकालना है तो डिपेंड करता है कि वो स्मॉल आर कहाँ पे है, यानी किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद करो ये चीज हमने डेरिवेशंस करके, यहाँ पे जो एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनता है, जो कि मैं बार बार ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे ये और ये जो ग्राफ का ड्रॉ कर रहा हूँ ये किसके लिए है? यानी इस आर, अगर आर ये जो हमारे पास जो ये आर का रहता है, तो अगर हमारे पास स्मॉल आर लेस देन
कैपिटल आर है, यानी इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो गए, स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स, तो उसके लिए फील्ड कैसा है, जीरो है कि नहीं। और किस केस में है, ये कैसा होना चाहिए, या तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए समझ लो। और एक केस में सिर्फ नॉन कंडक्टिंग के लिए होगा, जहां पे थिन नॉन कंडक्टिंग आपके पास सेल दे रखा होगा विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप ऐसे समझ लो, एसोसिएट कर लो, कंडक्टिंग वाला जितने भी केसेस होंगे, कंडक्टिंग स्फीयर जैसे भी होंगे, आपको ऐसे ही सोचना है कि फील्ड का फॉर्मूला, ये ग्राफ ऐसे याद रखना है। ये वाला पोर्शन क्या है, यानी ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे आर यहाँ पे चला जाता हूँ, यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी एक्सटीरियर पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला था, ये देखो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाली यही तो इक्वेशन है, के क्यू बाई आर स्क्वायर वाली तो इक्वेशन है, यही तो है, देखो यही है ना। यस सर। तो ये तो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यस सर। कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करवाते रहूंगा, आप थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने में, कोई बात नहीं, हम लोग सब मिलके सॉल्व करेंगे, भागेंगे थोड़ी, ठीक है। तो मैं कभी भी लेकिन किसी को डांटूंगा नहीं इस बेसिस पे, लेकिन आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन करूंगा कि आप क्वेश्चन को करो। जैसे अभी आपके पास नहीं आया तो मैं आपको पीछे भी ले जाके काम करवा रहा हूँ, लेकिन आप जब करोगे ही नहीं तो फिर कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो मैं कभी भी इस बारे के लिए नहीं डांटूंगा कि आप नहीं कर पा रहे हो, ये क्या से इतना सिंपल जवाब नहीं दे पा रहे हो कि यहाँ पे ई क्या होगा। अब बताओ यहाँ पे ई एट ओ क्या होगा, आपके पास सर जीरो। जीरो होगा बेटा, समझ में आ गया। अब Yes, sir. वी एट जीरो बताओ, वी एट ओ बताओ। सर के क्यू पॉइंट के क्यू बाई बताओ, सर आर, कौन सा आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैसा। कैपिटल आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर अंदर में तो फील्ड है ही नहीं सर। यस सर। तो जो पोटेंशियल हमें जो यानी जो हमें वर्क करना पड़ा होगा, ये सरफेस तक लाने तक का करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर ओ पे जाते हैं तो बात बराबर है सर, आपका रास्ता का वो पोर्शन जहाँ पे हमें कुछ काम करना ही नहीं पड़ा, उस पोर्शन में कुछ करना नहीं पड़ा, इंफिनिटी से यहाँ तक के हमें काम करना पड़ा। तो यहाँ तक जो सरफेस पे जो हमारे पास वर्क डन बाई क्यू नॉट हम निकालते हैं, वो जो आता है वी एट ये पॉइंट पी आता है, जो कि इस बार आर पे है, यानी आर डिस्टेंस दूर है, कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है, कहाँ से, ऑरिजिन से, यानी सरफेस पे। और फिर एट वी एट ओ जो होता है वही होगा, ठीक है। ये बात माइंड में यस रखना, सर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ। ई जीरो है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पहले पूछा, देखो पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ये वाला लग रहा है क्या, हाँ ये वाला लग रहा है। और फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, अच्छा ये भी है, ये वाला भी है, तो ये वाला है आंसर। और दूसरे में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सर बी वाला आंसर होना चाहिए। पहले जो है उसको पहले देखेंगे और फिर दूसरे वाले को ऐसे देखेंगे, ठीक है। यस सर। तो क्या आंसर बी होना चाहिए क्या, देखो Yes, sir. आंसर बी आ गया। और ये क्वेश्चन शायद जेई में भी पूछा गया था, जेई वाला भी ये क्वेश्चन है, आई थिंक 2011 या 10 का था, ठीक है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखे रखे हो कि नहीं, अभी तक आप कंफ्यूज हो गए। आप याद रखना, हम दो अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट पे फील्ड भी एसोसिएटेड है और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी है, किसके कारण, सोर्स चार्ज के कारण। कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ई के लिए हमने अपने देखे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को, वहां पे हमने देखा सिमेट्री बना बना के, कभी क्यू इनक्लोज उसके अंदर जीरो हो जाता था, कभी पूरा का पूरा वॉल्यूम आ जाता था, कभी हमने एक सिलेंडर लिया तो कोई एक जो वो जो गॉसियन सरफेस है उसके दो फेस से फ्लक्स पास हो ही नहीं रहा, सिर्फ कर्व पास, कर्व जो पॉइंट्स है, कर्व जो सरफेस एरिया उससे पास हो रहा है। फिर उसमें उस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कैसा है, सिमेट्रिक है, तो उसके ऊपर ई का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। फिर उस पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन निकाला, कैसे हमने निकाला है, फिर वो चीजें हमने की है। तो दोनों अलग अलग तरीके हैं, लेकिन
दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। इसी के लिए हमने जब बोला था कि आपको अगर आपके पास EX निकालना होगा तो देखो इंटरकनेक्टेड ही तो है एक प्रकार से, डेल V बाई डेल एक्स निकाले, आपस में जुड़े हुए भी हैं, दो अलग अलग वैल्यूज भी हैं। ये एक स्केलर फील्ड का है, एक ही वेक्टर फील्ड का है। समझ ले आप, ये बात समझ गए? यस सर। ठीक है। और यहां तक अगर मैं देख लूं तो यहाँ पे अब आपको एक और चीज आती है कि कॉन्सेंट्रिक शेल में, अब मान लेते कि आपके पास एक शेल नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे शेल दिए हुए, ठीक है। तो आपके पास जनरली जो होते हैं ये शेल, जब आपके वर्ड्स यूज होते हैं तो आपको माइंड में यही रखना है कि इसको मतलब वैसे ही लेना है कि ऐसे लेना है कि आपके पास कंडक्टर्स, कंडक्टिंग स्फीयर्स तो बहुत सारे रखे हुए। तो उसके फॉर्मूलेज अगर मैं पूछूं कि अगर मान लो कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस B&C ऐसे करके पूछूंगा, तो फिर क्या करोगे आप ऐसे सोचोगे कि यहां से यहां तक लाए, तो भैया यहां से यहां तक लाएं तो आप पहली बात यहां तो आप जो बोल रहे हो सर कि ये जो चीजें थी, अभी आपके एक केस में आपको ने बताया था सर कि V एट एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बताया था कि V एट एनी पॉइंट P जो होगा सर ड्यू टू ऑल सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो क्या होता है सर, वो होता है V एट P ड्यू टू 1 प्लस V एट P ड्यू टू 2, और जितने भी होंगे सब उसके अंदर कैलकुलेट होंगे कि नहीं। तो अगर मैं किसी जगह पे पोटेंशियल पूछूं यहाँ पे, तो अगर मैं पूछ रहा हूं और ये सारे सोर्स चार्जेस आपके पास रखे हुए हैं, तो क्या सबके कारण आप जोड़ के काम करोगे? यस सर। और सबको जोड़ोगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये किसी का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, कि क्या कैसा है। अगर मैं यहाँ पे ए पे पहुंच जाऊं, अगर मैं मान लो कि आपके पास ये जस्ट देखो सरफेस के ऊपर पूरा चार्ज है, तो आपके लिए शेल है या आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसे भी मान लो। अब मान लो कि यहाँ पे पहुंच रहा हूं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इसके ऊपर कैपिटल R होगा, मतलब ये वाला इसके सरफेस पे होगा, बड़े वाले के C के, लेकिन B का एक्सटीरियर पॉइंट होगा, A का एक्सटीरियर पॉइंट होगा कि नहीं? क्या यस क्यों सर। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट? सर फर्क पड़ता है, वहीं पे चीजें बटती है, हमें देखना पड़ता है सर, वहीं पे चीजें देखना पड़ता है। अगर सॉलिड स्फीयर वाला होगा, जो कि आपके पास जनरली केस नहीं आता, जो शेल के केसेस में आता है, तो सर ये चीजें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर पड़ता है ये वाला जो सोर्स चार्ज है, ये वाला यहाँ पे जो फील्ड होगा सर, अगर मैं पूछ दूं यहाँ पे फील्ड होगा, तो सर ये देखो इसके कारण C के कारण ये यहाँ पे क्या होगी फील्ड, अगर मैं E एट ये पॉइंट P मान लू, ये पॉइंट P बना रहा हूं मैं, E एट P पूछता हूं सर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो आप क्या कहोगे सर? E एट P ड्यू टू 1 सर, E एट P ड्यू टू 2, ड्यू टू 2 और ऐसे चलेंगे। टू सर। हाँ, और अब देखो E एट P ड्यू टू 1, अगर 1 मतलब यहाँ पे लगो, मान लो इसको यहाँ पे 1 मतलब ये मान लो C 1 है, तो C के कारण ये इंटीरियर पॉइंट पर रहा है ना, तो क्या इसके अंदर इंटीरियर जो शेल क्या होता है, शेल के अंदर जो पॉइंट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, क्या होती है बताओ? अभी हम लोगों ने देखा है शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जब सरफेस पे पूरा चार्ज रहता है तो फील्ड इंटेंसिटी अंदर में क्या रहती है, जीरो रहती है। तो यानी इसके कारण जीरो, C के कारण जीरो, लेकिन क्या B के कारण और A के कारण भी जीरो होगा क्या P पॉइंट P पे B के कारण ऐसा नहीं लगेगा कि ये पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेट हो गया है, इस पॉइंट पे, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव होगा कि नहीं? क्यों P एक्सटर्नल पॉइंट है किसके लिए, ये B और A स्फीयर के लिए, यानी इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं। तो जो स्फीयर 2 है, स्फीयर 2 के लिए पॉइंट P क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम जब फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको अज्यूम करते हैं यहाँ पे पूरा इसका पूरा जो चार्जेस है वो यहाँ पे कहाँ पे सेंटर पे जाके खत्म हो गया होगा, तो Q एट 2 यहाँ पे आ गया, और अब इस कारण से मैं इसको भूल जाऊंगा और
ऐसे सोचूंगा कि Q2 इस सेंटर पे रखा हुआ है, इस कारण से जो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी Q2 के कारण, वो ये शेल के कारण भी दोनों के बराबर सेम होगी, इक्विवेलेंट होगी। ठीक है। यस सर। अब ये देखो, यही इसी के लिए, बस यही सेम चीज के लिए, अगर मान लो कि अगर कहीं पॉइंट पे पूछेगा तो आपको ऐसे ही निकालना होगा, E@P1 निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर P यहाँ पे P होगा तो ये देखो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपके पास यहाँ होगा कि पोटेंशियल यहाँ पे देखो ये सरफेस हो जाएगा, ये अंदर वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ के लिए जो पोटेंशियल हुआ होगा ये सरफेस के बराबर होगा। फिर यहाँ, लेकिन यहाँ के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, KQ/r। और अंदर के लिए क्या होता है, अंदर के लिए KQ/R। तो ये चीज हमें मैटर करना पड़ेगा कि ये P कैसा पॉइंट बन रहा है, किसके लिए इंटरनल पॉइंट बन रहा है, किसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है, ताकि हम उसके बेसिस पे फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा सके। ये फील्ड और जो आपके लिए जो फील्ड या पोटेंशियल के जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं स्फीयर के लिए कैसे आते हैं, एक प्रकार से इस रेंज के लिए ये वैल्यूज और इस रेंज के लिए अलग वैल्यूज, और वो रेंज कौन सा बनता है, कैपिटल आर उसको डिस्टिंग्विश करता है, यानी कैपिटल आर से इधर यानी इंटीरियर पॉइंट या उधर एक्सटीरियर पॉइंट। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अगर आ गया है तो ठीक है, यही वाली बातें है। अगर इसके कारण देखो, अगर आपके पास निकालना है तो V@B सरफेस अगर आपके पास निकालना है तो देखो यही आएगा क्या, V@B सरफेस अगर आपको निकालना है तो सर देखो यहाँ पे इसके कारण ये B जो ये B का जो सरफेस पे जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है इस सेल के लिए। तो ये वाला पोटेंशियल V@B ड्यू टू किसके कारण, ये 3, 2 और 1 मानते हैं, तो ड्यू टू 3 जो होगा वो क्या होगा, KQ कितना है सर इसके ऊपर, C के ऊपर 3 के ऊपर, तो 4Q है, और रेडियस क्या है सर, 4R है, कैपिटल R है। तो ये हो गया KQ/R, होगा कि नहीं? अब मैं बोलूं V@B सरफेस ड्यू टू 2 क्या होगा सर, ये भी होगा KQ 2Q/2R, होगा कि नहीं? V@B potential at B ड्यू टू 1 क्या होगा बताओ, KQ/, KQ/R। अरे नहीं, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ए के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं बी पे, यस सर यस सर। तो ये क्या होगा, नीचे में स्मॉल आर होगा, तो स्मॉल आर इस बार कितना वैल्यू रखा हुआ है, 2R। 2R। अब जोड़ो तीनों को, इनके कारण क्या हो जाएगा, V@B ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, इन तीनों का समेशन होगा कि नहीं। तो ये देखो सिंप्लीफाई करो, ये 4 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ KQ/R KQ/R KQ/R। ये क्या लिख रखा है, KQ/R 4, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास, हाँ सही तो आ रहा है। यही तो वही वाली बात है ना, हमारी वाली ही तो बात है ना, सेम ही है ना ये दोनों चीजें। देखो यहाँ पे इसको ये वाला ये हो गया पोर्शन, ये वाला ये हो गया, और ये वाला आपके पास ये वाला हो गया, तीनों को जोड़ दिया है, जोड़ो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स KQ/2R प्लस इधर हो गया 2 टाइम्स, ये भी वही है और ये भी वही है, 2 टाइम्स KQ/R। अब इन दोनों को जोड़ोगे, कैसे जोड़ते हैं, 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 5/2 KQ/R, यही आ रहा है ना। तो ये याद रखोगे ना, अगर किसी पॉइंट पे निकालने के लिए दे रहा है, जो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रिक शेल है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो अगर किसी पॉइंट पे फील्ड या किसी पॉइंट पे अगर दे रहा है बी, ये वी निकालने के लिए, तो हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से स्फीयर के वो इंटरनल पॉइंट पड़ते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पड़ते हैं, क्योंकि इंटरनल पॉइंट के लिए ई का फॉर्मूला अलग है और वी का फॉर्मूला अलग है, और एक्सटीरियर पॉइंट के लिए अलग है। समझे? यस सर। अब कोई कंफ्यूजन रहेगा किसी को इस बारे में? नो सर।
ठीक है, क्वेश्चंस आप लगाओगे, जब नहीं आएगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो यहां से आपको देखो, अगर यहाँ पे आपने देखो वी एट वी सरफेस सेम चीज है, सी के सरफेस पे देखना है, तो सी पे देखो ये वाला सिर्फ क्या आ जाएगा, के क्यू 4Q/4R, अरे पूरा लिखता हूँ चलो, नहीं तो फिर भूल जाओ 4R। फिर यहाँ पे इसी पॉइंट पे निकालना है, ये बी के लिए क्या एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं, तो यहाँ पे वी एट, यहाँ पे पॉइंट सी पूछ रहा है, सी पॉइंट ड्यू टू ये 1 था, ये सॉरी ये क्या था, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था, ऐसे ही था ना। तो यहाँ 3 के कारण तो ये आया, वी एट सी ड्यू टू 3, वी एट सी ड्यू टू 2 क्या आएगा बताओ, बताओ। सर के बाई 2Q/2R। फिर तुम गलती कर दिए, सी जो सर। है, सी पॉइंट कैसा पॉइंट है, ये बी जो ये सर सेकंड वाला जो कॉन्सेंट्रिक शेल है, वो पॉइंट सी जो है वो कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल। हाँ तो एक्सटर्नल के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, और ये आर की जगह तुम क्या रखोगे, आर की जगह क्या रखोगे तुम, अरे ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है फिर से देखो, ये आपको मैंने क्या दिखाया है, ये जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है किसके लिए पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है, ये देखो आपके लिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो, जिसके ऊपर थिन हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, जहां पे भी चार्ज आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसके सरफेस पे हो जाता है, तो उस केस में क्या हम कह रहे हैं, जो पोटेंशियल जो का जो फॉर्मूलाज का जो लेके आए थे वो क्या था हमारे पास, वो यही तो था, ये तो देखो ये वाला पोर्शन में अलग काम करता है, ये क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाला पोर्शन में कैसा काम करता है, 1/R है ना, KQ/R है ना, तो KQ/R में वो कैसा है, वो स्फीयर का देखो, ये स्फीयर के लिए देखो, ये पॉइंट सी कैसा है, 2 स्फीयर के लिए कैसा है, ये 2 वाला जो स्फीयर है कैसा है वो उसके लिए, अरे अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये देखो, इसको मैं पॉइंट सी को देखना है ना, अभी मैं ये 3 वाला स्फीयर हटा देता हूँ, 3 वाला स्फीयर हटा देता हूँ, 3 वाला स्फीयर, 3 वाला स्फीयर हटा देता हूँ, ये वाला हटा दिया। अब देखो पॉइंट सी कैसा है इसके लिए, इस स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है, बोलो, अरे पॉइंट सी कैसा पॉइंट है ये इसके लिए, ये जो आपके पास जो शेल है, शेल टू के कारण कैसा है कैसा पॉइंट सी बन रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट या इंटरनल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट सर। एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है, तो देखो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या वाला फॉर्मूला लगाए थे, ये देखो, एक मिनट, ठीक है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सटर्नल पॉइंट था, और अब देखो आपको एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या दिखाया था मैंने आपको, ये क्या दिखाया था, ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या दिखा रहा हूँ मैं, ये आर जो है ये आर किसके लिए आया था, ये वाला, ये आर जो है ये कैपिटल, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ऑफ आर के लिए, R0 के लिए ई का वैल्यू, ये वी का वैल्यू ये आ रहा है, हो रहा है कि नहीं, ये ग्राफ ऐसे ही पढ़ते हैं कि नहीं, इस R0 वैल्यू के लिए वी का वैल्यू यही होगा, होगा कि नहीं, ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं ग्राफ को, इस R0 वैल्यू के लिए V0 क्या है, तो आप करोगे कि ऐसे डालोगे और ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे ऐसे, और कहोगे कि ये जो वैल्यू है वो V0 जो वैल्यू है वो R0 पे पोटेंशियल है, कहोगे कि नहीं, यस सर। तो कहोगे तो यानी ये पॉइंट कहोगे, तो ये कैसे, ये सारे जो सेट ऑफ पॉइंट है जो इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहे हैं वो कौन से पॉइंट है, ये जिसके आर क्या है, जिसके आर
ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर से बड़े वाले सारे है कि नहीं? तो ये जो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इसका अर्थ क्या है? वो पॉइंट्स कैसे हैं? एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो इसी के लिए वो जब आपके पास कंसेंट्रिक स्फीयर आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए वो इनसाइड पड़ रहा है या किसके लिए आउटसाइड पड़ रहा है। अगर आउटसाइड वाला है तो देखो सर, आउटसाइड का फॉर्मूला ये वाला चलता है के क्यू बाई आर। इनसाइड वाले के लिए कांस्टेंट वैल्यू है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इंपॉर्टेंट ये है सर कि अगर ये पाए, अगर मान लीजिए कि पॉइंट, ये पॉइंट पे अगर आप पूछ रहा है और हमने दो स्फीयर रख रखा है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो ये वाले स्फीयर के लिए जो ऊपर वाला, जो ये, इसको छोड़ो, इसको मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। जो इस वाले स्फीयर के लिए है, जो ग्रीन वाली हमारी बनने वाली है, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी कैसा है? इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं? ये पॉइंट पी कैसा, इंटीरियर है कि नहीं? तो इंटीरियर है तो सर देखो, ये वाला इंटीरियर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला अगर पोटेंशियल एट पी अगर पूछेगा, ई एट पी ड्यू टू ये दूसरा वाला ग्रीन वाले के कारण, ठीक है, ये क्या आएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर, यही आएगा ना सर। लेकिन ये पी पॉइंट कैसा है? ये रेड वाले के लिए कैसा पॉइंट है? बताओ, ये रेड वाले स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है ये पी? अरे बोलो तो सही। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ हूँ? Yes, sir. हाँ, तो ये पी पॉइंट कैसा पॉइंट है? ये रेड वाली जो स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है पी पॉइंट? Sir, external. एक्सटर्नल है। तो हमें देखना पड़ेगा एक्सटर्नल के लिए कैसा फॉर्मूला किसमें लगता है? ये वाला फॉर्मूला लगता है कि नहीं? के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे लगेगा ई वी एट पी ड्यू टू 1, तो ये होगा के क्यू बाई आर स्मॉल आर, ना कि कैपिटल आर। अब यहाँ पे v एट p में पूछूं ड्यू टू सिस्टम, तो ये हो जाएगा v एट p ड्यू टू 1 प्लस v एट p ड्यू टू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू कैपिटल आर प्लस के क्यू स्मॉल आर। स्मॉल आर दिया हुआ रहेगा जैसे यहाँ के केस में दिया हुआ है। यहाँ 4r 5r ऐसे बना के कर दिया है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पूछ रहा हूं कि अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे अगर मान लो कि सी के सरफेस पे निकालना है, तो सी के सरफेस के लिए देखो, ये तो सरफेस का पॉइंट है किसके लिए? सी के लिए। ए के बी के लिए कैसा पॉइंट होगा? एक्सटर्नल होगा, और ए के लिए एक्सटर्नल होगा। तो उसके हिसाब से पोटेंशियल का फॉर्मूला उसके हिसाब से वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, अगर मैं बी के लिए निकालता हूं तो यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो के क्यू बाई क्या स्मॉल आर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यू क्या है? इसके ऊपर, बी के ऊपर जितना चार्ज रख रखा है वो होगा। तो बी के ऊपर आपने दे रखा है 2q चार्ज, तो के 2q बाई कितना, आर कितना डिस्टेंस है, तो ये कितना दूर है इस सेंटर से? ये वाली जो बी वाले स्फीयर है उसके सेंटर से जो होगा वो कितना दूर है? वो दूर है सर, ये यहाँ पे है 4r के बराबर है। तो यहाँ पे 4r रखूंगा। इसके कारण जो सी वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर जो थर्ड स्फीयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट स्फीयर है, उसके ऊपर सरफेस है सर, तो के क्यू कितना है सर? ये यहाँ पे इसका कारण ये वाला 4q है, तो 4q बाई जो इसका रेडियस है 4r, प्लस ये सब प्लस होते जाएंगे। प्लस बताओ अब अंदर वाले के कारण, अंदर वाले के कारण क्या होगा? इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? q, तो के क्यू बाई आर इस बार कितना लेंगे बताओ? पोटेंशियल मैं सी पे निकाल रहा हूं ड्यू टू अंदर वाला स्फीयर 1 के कारण, तो आर कितना लेंगे बताओ? So, बताओ। 2r. नहीं 4r ना, ये देखो, ये अंदर वाले के लिए निकाल रहे हैं, ये अंदर वाले के लिए निकाल रहे हैं बेटा, ये अंदर वाले के निकाल रहे हैं, तो ये आर यहां से होगा ना, आर ये Yes, होगा sir. ना। Yes, yes, sir.
तो आर कितना हो गया, ये तो 4r ही बना रहेगा ना, यस सर। तो यहाँ 4r आ जाएगा। तो यही देखो, यही तीनों का समेशन यही है क्या, ये देखो 2q/4r यही वाला यही चीज है, ये वाला कौन सा है, ये वाला ये चीज है, और ये वाला ये चीज है, इन तीनों का समेशन आके ये आ रहा है। बस यही देखना है। यहाँ पे पॉइंट पे मैं पूछूं तो मुझे मालूम है सबके लिए एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे सारे के लिए KQ/R लिखते जाएंगे, लेकिन R कैसे लेंगे, ये डिस्टेंस होता है। कॉन्सेंट्रिक है तो सबके लिए सेंटर कोइंसाइड करेगा, सब स्फीयर के लिए। समझ में आ गया? यस तो सर। ऐसे क्वेश्चन Yes, को sir. कर दोगे ना। अब मैं डाइपोल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया है, आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, टाइम ज्यादा भी नहीं हुआ था, Yes. लेकिन ठीक है, डाइपोल के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगा। इसका थोड़ा क्वेश्चंस आप करो, डाउट होता है मेरे से पूछो आके, Yes sir. ठीक है? Okay sir. ठीक है बेटा, तो मैं आप इसको मतलब लीव करता हूँ, आप लोग रेस्ट कर लो, ठीक है? Yes sir. चलो बाय बेटा, Bye sir. और कोई Good डाउट night, हो sir. तो पूछ लेना, ठीक है? Yes sir. किसी को भी डाउट होगा, ईशिता बेटा, ईशा बेटा, प्रिया बेटा, साहिल बेटा, जिसको भी डाउट होगा, ठीक है, कोई भी हेजिटेशन नहीं। वंशिका बेटा, कृष बेटा, आपका वंश बेटा, जितना किसी को भी डाउट होगा सब पूछ लेंगे, ठीक है? मैं किसी को नहीं डांट रहा हूँ, सबको जब तक के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन लगाने से पहले आपको लगेगा कि क्या था क्या नहीं था, क्वेश्चन लगाते लगाते धीरे धीरे चीजें बनते जाती है, ठीक है? Yes sir. चलो बेटा बाय। Bye sir.